चैप्टर 9 इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। ये मुगल्स टाइम का चैप्टर है। उस टाइम पे जो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स किताबें कैसे लिखी जाती थी, कैसे जो आपके मुगल किंग्स थे अपनी तारीफें लिखवाते थे, उसका क्या पूरा प्रोसीजर होता था, और कितने राजाओं के बारे में कौन कौन सी खास बुक थी और उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, वो सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो चैप्टर का नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स सिरका। सी स्टैंड्स फॉर सिरका, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 16th एंड 17th सेंचुरी। तो हम 16th 17th सेंचुरी के टाइम पीरियड को पढ़ रहे हैं। तो आपकी जो बुक वन थी उसमें पहले हमने जो है बहुत इनिशियल प्री हिस्टोरिक टाइम्स के बारे में पहले पढ़ा, जिसमें हड़प्पा एंड मोहनजोदारो था। देन आपका जो है वो बुक के एंड होते होते आप 6th 7th 8th सेंचुरी तक आ गए थे। देन आपकी बुक टू से जो है आपकी 6th 7th 8th सेंचुरी कुछ ऐसा टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था। एंड उसको करते करते आप लोग जो है अभी 17th सेंचुरी में एंटर कर गए हैं। ये लास्ट चैप्टर 17th सेंचुरी को रिफ्लेक्ट करता है। फिर थर्ड बुक जो है वो आपकी अंग्रेजों से शुरू होती है, जहाँ पे 17th सेंचुरी में अंग्रेज अपना हक जमा के बैठे हुए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रूल कर रही है। वहां से लेके हम 20th सेंचुरी तक पढ़ेंगे, जब अंग्रेज लोग चले गए और हिंदुस्तान आजाद हो गया, उसने अपना संविधान लिख लिया। तो ये बुक जो है आपकी फर्स्ट सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक का एक तरह का आपको एक छोटा सा समेशन देती है। समझ में? हाँ। हाँ, सब रिकॉर्ड हो गया। वीडियो अपलोड हो जाएगी इसकी। ठीक है ना? ऐप पे डाल दूंगी इसकी वीडियो में। तो आपके जो भी क्लास। हाँ। क्या कह रहे हो? हाँ, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना बीच में डाउट हो गया था कि थीम 9 जो है वो मुझे नहीं करवाना है, मतलब वो आउट ऑफ कोर्स है। देन आई रियलाइज इट लेटर कि थीम 9 आ रहा है, तो मैंने छोड़ रखा था ये। तो थीम 9 हम बिल्कुल फ्रेश कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिख लो आप, पेज 225 पे मैंने फोटो में भेजा हुआ है। व्हाट आर क्रॉनिकल्स? क्रॉनिकल होता क्या है? क्रॉनिकल होती है एक तरह की कहानी, एक तरह की आपकी पुस्तक जिसमें एक राजा की तारीफ लिखी होती है। जो हिंदू राजा थे, जो हमारी फर्स्ट बुक थी, उसमें जो हिंदू राजा होते थे आपके चोला चेरा पांड्याज एक्सेट्रा विजयनगर्स, ये लोग अपनी जो तारीफ लिखवाते थे उस तारीफ को प्रशस्ति कहते थे। जिस डॉक्यूमेंट में उनकी तारीफ लिखी जाती थी उस तारीफ को प्रशस्ति कहते थे। मुगल्स ने जो है अपनी जो किताबें लिखवाई, अपनी तारीफें उनके पीछे नामा लिखने लग गए, बादशाह नामा, अकबर नामा। और अंग्रेजों ने उसी तारीफ को क्रॉनिकल्स का नाम दिया। तो क्रॉनिकल जो शब्द है वो अंग्रेजों का दिया हुआ है, जिसमें आप किसी राजा की हिस्ट्री के बारे में जानते हो। ठीक है। सो द monarchical empire saw themselves as legitimate ruler of a large and heterogeneous population। तो ये जो मुगल सल्तनत थी, मुगल राजा थे, वीडियो रुक जाती है। तो जो आपके मुगल्स राजा थे, ये इनका मानना था कि पूरे हिंदुस्तान की ताकत हमारे अंडर है, इस हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं ये सब हमारे प्रजा बनेंगे। Although this grand vision was often circumscribed by actual political circumstances, पर कई बार ऐसा हो जाता था कि दंगे होते थे। ठीक है। मैं वाईफाई से कनेक्ट कर लो, वाईफाई नहीं है? वाईफाई से चलाया करो, थोड़ा बेटर व्यू आएगा। अगर ऐप रुक मतलब ऐप में भी प्रॉब्लम फेस करोगे अगर वाईफाई नहीं होगा तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ऑल दो द ग्रैंड विजन, जो ये राजाओं का सपना था, मुगल राजाओं का सपना कि पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत अपने अंडर करेंगे, कई बार इनको पॉलिटिकल और दुश्मनों का सामना करना पड़ता था, जिससे उनका सपना कई बार ये रूट टूट जाता था, बीच में रह जाता था। ठीक है। द मुगल किंग्स कमीशन्ड कोर्ट हिस्टोरियंस टू राइट अकाउंट्स ऑफ देयर अचीवमेंट। तो ये जो मुगल राजा थे, यहाँ से लाइन इंपॉर्टेंट है, ये जो मुगल राजा थे ये जो है दरबारियों को हायर किया करते थे, कोर्ट हिस्टोरियंस को जो हिस्ट्री लिखा करते थे उन लोगों को हायर किया करते थे। और वो कहते थे कि हमारे शासन के काल में जितना टाइम हमने रूल किया है उसके बारे में आप एक एक चीज का रिकॉर्ड रखोगे। ठीक है। तो एवरीथिंग एवरी डे व्हाट वी डू व्हाट वी डोंट डू यू हैव टू राइट अबाउट इट, राइट अबाउट अस द किंग्स। In addition, their writers collected vast amount of information from the region of the subcontinent। इसके अलावा वो जो राइटर्स होते थे, हिस्टोरियंस होते थे, राजा की पूरी सल्तनत का पूरा डेटा इकट्ठा किया करते थे, राजा के बारे में राजा की तारीफ लिखने के लिए और कई सारी इंफॉर्मेशन को गैदर किया करते थे, जिससे जो है हमें आज के टाइम में वो पढ़ के पता चलता है कि अच्छा उस टाइम पे ऐसा होता था।
उस टाइम की कमाई इतनी थी, उस टाइम के लोग इतने थे, उस टाइम का एटसेट्रा एटसेट्रा सब इतना था। मॉडर्न हिस्टोरियंस, जो अंग्रेज लोग जिन्होंने इसको पढ़ना शुरू करा, ये हिस्ट्री को राजाओं की, उन्होंने इसको नाम दिया क्रॉनिकल्स। तो क्रॉनिकल इज एन इंग्लिश वर्ड गिवन बाय द इंग्लिश पीपल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर एज ए प्रेजेंट अ कॉन्टिन्यूस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट। क्योंकि इसके अंदर जो क्रॉनिकल होता है वो समय को दर्शाता है, क्योंकि उसके अंदर हर समय का, मुगल के शासन काल के पूरा उनके अंदर इंफॉर्मेशन था, इसलिए उन्हें क्रॉनिकल्स नाम दिया गया। फॉर एनी स्कॉलर विशिंग टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ मुगल, तो मुगल की जितनी भी हिस्ट्री है उसे क्रॉनिकल नाम अंग्रेजी द्वारा दिया गया है। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? ठीक है। पेज नंबर, यहाँ से एक क्वेश्चन ये क्रॉनिकल्स का आ सकता है, इसलिए मैंने ये करवा दिया। पेज 225 पे आ जाओ, मुगल्स एंड देयर एम्पायर। ठीक है, तो पहली, हाँ, दरबारी लोग, राजा का कोई बहुत अच्छा मंत्री, राजा का कोई बहुत अच्छा मंत्री है जो राइटिंग में बहुत अच्छा है, राजा का कोई पोएट है जो लिखने में बहुत अच्छा है, उसको ये काम दिया जाता था। समझ? हाँ, मेरी तारीफ में कुछ लिखो कि मैं जाऊं मेरे बाद दुनिया जाने की मैं कौन था। ठीक है। द नेम मुगल जो है, ये मुगल शब्द मंगोल से आया है। मुगलों ने कभी अपने लिए मुगल वर्ड यूज नहीं करा, वो अपने लिए यूज करते थे कि अगर हम पर्शियन हैं, हम लोदी डायनेस्टी के हैं, हम जो है तैमूर डायनेस्टी, तिमुरिद हैं, हम लोदी डायनेस्टी के हैं, या फिर हम जो है वो कौन सी और डायनेस्टीज होती थी, एटसेट्रा एटसेट्रा, सैयद डायनेस्टी एंड ऑल, हम डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज के हैं, तो वो अपनी डायनेस्टी से बोलते थे, वो अपने आप को मुगल्स नहीं बोलते थे। मुगल्स वर्ड हमने शुरू करा मंगोल से बोलना, तो मंगोल से हमने मुगल वर्ड शुरू करा। एंड ये अपने आप में आज को एक एम्पायर को दिखाता है। इट इज नॉट द नेम ऑफ रूलर्स ऑफ डायनेस्टी चोज फॉर देमसेल्फ। कोई भी राजा अपने लिए वर्ड यूज नहीं करते थे, राजा अपनी डायनेस्टी को अपने सरनेम से बुलाते थे, जैसे तिमुरिद हैं, ठीक है, हम लोग त्रिपाठी हैं, हम लोग नागपाल्स हैं, हम लोग जो है वो है चौहान हैं, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। ऐसे ही ये लोग अपने सरनेम से अपने आप को बुलाते थे कि हम तिमुरिद हैं, और हम जो है तिमूर की औलाद है, तो इसलिए हम तिमुरिद हो गए। बाबर जो था सबसे पहला मुगल रूलर था, बनमाकर, वो जेंगिस खान की रिश्तेदारी में लगता था। ठीक है, तो मुगल वर्ड सबसे पहले बाबर के साथ अटैच हुआ। बाबर के साथ भी क्यों अटैच हुआ? क्योंकि वो जेंगिस खान का रिश्तेदार था। जेंगिस खान जो था वो खुद मंगोल से था। ठीक है, तो मंगोल से था इसलिए उसको मुगल मुगल बोलने लग गए। तो उसकी जो माँ थी बाबर की, वो जेंगिस खान की रिश्तेदार लगती थी, और ये बाबर जो था उसको तुर्किश लैंग्वेज आती थी, और ये इसके अंदर मंगोलियंस वाले ट्रेट भी थे। मंगोलियंस बड़े निर्दयी लोग होते थे, तो ये भी एक निर्दयी इंसान था। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी यूरोपियन यूज द टर्म मुगल टू डिस्क्राइब द इंडियन रूलर फॉर द ब्रांच ऑफ फैमिली। तो ये अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है, क्रॉनिकल शब्द अंग्रेजों का दिया हुआ है, मुगल शब्द भी अंग्रेजों का दिया हुआ है। ठीक है, तो इस समय को पढ़ने के लिए जहां पे मुस्लिम राजा ने हिंदुस्तानियों के ऊपर रूल किया था, उसको अंग्रेजों ने नाम दिया मुगल एम्पायर का। ओवर द पास्ट सेंचुरी द वर्ड हैज बीन फ्रिक्वेंटली यूज्ड, इवन द नेम मोगली used in the hero of Rudyard Kipling Jungle Book is derived from it। मंगोल से ही मोगली बन गया, ठीक है, मंगोल से ही मुगल बन गया। तो ये सारे वर्ड अंग्रेजों के दिए हुए हैं। यहां तक कोई डाउट? क्लियर? द एम्पायर वाज कार्व्ड आउट ऑफ अ नंबर ऑफ रीजनल स्टेट। ये जो मुगल एम्पायर था इसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स थी, ठीक है, इंडिया के, जिनको इन्होंने जीत के इकट्ठा कर लिया था। मुगल एम्पायर का जो फाउंडर था वो था जहारुद्दीन बाबर, वन मार्कर। मुगल एम्पायर का फाउंडर माना जाता है जहारुद्दीन बाबर को। ठीक है, इसका जो घर था वो था फरगाना में। जहारुद्दीन बाबर कहाँ से आया था? तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा, फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, और वो कहाँ से था? सेंट्रल एशिया में फरगाना जगह से था। फरगाना जगह के अंदर उज्बेक्स की लड़ाई होती थी, तो जहारुद्दीन बाबर की जो कम्युनिटी थी और वहाँ पे उज्बेक लोग रहते थे, उनकी बहुत लड़ाई होती, तो वहां से भागकर यहाँ आया था, और यहाँ पे आके उसने कब्जा कर लिया। उसने सबसे पहले जो इलाका अपने कब्जे में करा वो था काबुल, और उसके बाद वो हिंदुस्तान के इलाके में घुसता चला गया। इतना समझ में आया? पहला मुगल एम्पायर दिन बाबर फरगाना से आया था। फरगाना में वो किससे भाग कर आया था? उज्बेक कम्युनिटी से लड़ाई करते करते, वॉरिंग, वॉरिंग का मतलब है वॉर करने वाले, उज्बेक से भागते हुए यहाँ आया। काबुल में उसने सबसे पहले ठेका लगाया अपना, उसके बाद ठेका इज नॉट द बियर बार, उसने अपना डेरा डाला।
एंड उसके बाद वो हिंदुस्तान में घुस गया। बाबर मर गया। बाबर के बाद जो आया नसीरुद्दीन हुमायूं आया। 1 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है। किसने पूछा था मुझसे? मुस्कान, है ना? क्वेश्चन आया था ना तुम्हारे को ये स्कूल में, 1 मार्कर क्वेश्चन आ चुका है। आपको भी आ सकता है कि भैया हमारे बाबुल भैया चले गए, बाबुल भैया के बाद उनके बेटे आए या जो भी आए, नसीरुद्दीन हुमायूं, उन्होंने जो है अपना जो स्पैन ऑफ कंट्रोल था, अपना शासन को और बढ़ाया। उनके बाद उनकी लड़ाई हुई शेरशाह सूरी के साथ, शेरशाह सूरी के साथ, जिसमें वो हार गए हुमायूं भैया। एंड उनको जो है वो वनवास में भेज दिया गया, नसीरुद्दीन हुमायूं को। हुमायूं जो थे वो यहाँ से वनवास लेके ईरान गए, वहां पे एक सल्तनत थी सफाविद, उनकी शरण में जाके बैठ गए। ठीक है, तो उन्होंने जो है सफाविद ने सपोर्ट किया आपका हुमायूं को। हुमायूं को ताकत मिली, उसने शेरशाह सूरी को लड़ाई करी, उसको हरा दिया, पर 1 साल बाद फिर हुमायूं खुद ही मर गया। समझ में आया? ठीक है। मैनी कंसिडर जो सबसे बड़ा राजा हुआ इन सब के बाद, हुमायूं हुमायूं सब गायब हो गए, अब इसके बाद सबसे बड़ा सॉलिड बंदा आया, वो था जलालुद्दीन अकबर। ठीक है, ऋतिक रोशन। तो जलालुद्दीन अकबर आया, ये मुगल एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, आप कैसे कह सकते हैं जलालुद्दीन अकबर जो था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मुगल एम्परर था? बिकॉज ही नॉट ओनली एक्सपैंडेड बट ऑल्सो कंसोलिडेटेड द एम्पायर। उसने जो है अपना शासन बढ़ाया भी और उसको इकट्ठा भी करा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इसने जो है ऐसा नहीं था कि लोग इसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं कुछ है, जितना इसका शासन का एरिया वहां पे सारे एम्पायर्स काफी स्ट्रांगली इसके सपोर्ट में थे। इसके टाइम पे हिंदुस्तान में मुगल का शासन सबसे बड़ा फैला, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैला, सबसे रिचेस्ट हुआ। अकबर ने हिंदुस्तान को हिंद कुश माउंटेन यानी कि अफगानिस्तान से लेके, ठीक है, उज्बेक, तुरान, सेंट्रल एशिया, ईरान तक फैला दिया था। मतलब कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा अफगानिस्तान, ईरान, ये सारा सेक्शन हिंदुस्तान के अंदर था। इसके अंदर, नॉट हिंदुस्तान के अंदर था, अकबर के अंदर था। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद उनके जो है 3 सक्सेसर थे। 3 सक्सेसर का मतलब है कि इसका बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ठीक है, इसके बाद इनके ऐसे 3 सक्सेसर हुए। तीनों का मतलब कि 3 राजा आए। जलालुद्दीन अकबर के मरने के बाद एक एक करके इनकी फैमिली क्लैन चलता रहा। तीनों ने काफी अपना सल्तनत इन्होंने भी बढ़ाया, बट उतनी तेजी से नहीं बढ़ाया जितनी तेजी से अकबर काम कर गया था। तो अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तीनों जो रूलर्स थे आपके, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इन्होंने काफी शांति रखी, काफी इनका गवर्नेंस स्ट्रांग था। पर इन सब में सबसे सॉलिड जो रहा था वो जलालुद्दीन अकबर था। इस पेज को पढ़ो, कोई डाउट है पूछो, एक बार देखो, कोई डाउट है पूछो। ठीक है, एक चीज इसमें याद रखना, यहाँ पे पंगे लेंगे आप लोगों से। पेज 225 पे एक अच्छा क्वेश्चन है। अकबर की जो वो था, अकबर के बाद आया जहांगीर। जहांगीर का टाइम पीरियड है 1605 से 27। ठीक है, शाहजहां का टाइम पीरियड है 1628 से 58, 30 साल। ठीक है, और औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है 58 से लेके 1707, इट्स अ बिग टाइम। 50 साल से ऊपर का टाइम पीरियड वो बंदा लेके गया है। ठीक है, ये वो आपको क्या करेंगे, आपको ये 3 स्टेटमेंट लिख देंगे कि अकबर के बाद जहांगीर आया, उसका टाइम पीरियड, शाहजहां के बाद ये आया टाइम पीरियड, और औरंगजेब आया, उसका ये टाइम पीरियड। बताओ इसमें से पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही है, तीसरी स्टेटमेंट सही है, या पहली दूसरी सही है, दूसरी तीसरी सही है, और पहली तीसरी सही है, या सारी सही है? ऐसा इन्होंने पंगे करे हैं इस साल के पेपर में, और तुम्हारे साथ भी करेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा आने वाला है जिसमें एक साथ साल दिए जाएंगे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया ये 1 नंबर का है। ये चैप्टर का वेटेज 6 से 8 नंबर में कहीं पे भी जा सकता है। इसमें से 6 नंबर के आने के सबसे कम चांसेस हैं। इसमें से 8 नंबर का एक आने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, 8 नंबर का एक आ सकता है, आपका 3 नंबर का आ सकता है, 3 नंबर के भी बहुत चांसेस हैं। 1 नंबर का आएगा ही आएगा, 1 नंबर का 1 या 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
6 नंबर के आने के सबसे कम चांसेस है, 6 नंबर का यहाँ से जनरली नहीं आता, एक आधा क्वेश्चन आया तो है। सोर्स मतलब 6 नंबर का मतलब यहाँ पे सोर्स है, समझ आया? क्यों परेशान हो जाते हो तुम लोग?